और वही कैसा चल रहा है आपका BNSS, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। ओह, चैप्टर 7 तक हो गया था ना हमारा। आज करते हैं चैप्टर 8 स्टार्ट। अच्छा चैप्टर है, सीखने का है। इसके 2 पार्ट करके पढ़ेंगे भाई। चैप्टर 8 देखो, चैप्टर 8 बताता है हमारा कि अगर हमको कोई चीज अटैच करनी है, किसी बंदे को लाना है दूसरे देश से, अगर उसको लाना है तो कैसे क्या प्रोसेस होता है। आप लोगों के मन में भी सवाल आया होगा कि अगर कोई क्राइम करके दूसरे देश में भाग जाए तो भाई उसको कैसे पकड़ेंगे, है ना। तो उसका भी जुगाड़ भाई कर रखा है अपनी सरकार ने, उसका भी जुगाड़ किया हुआ है। चल तू साइड में चलो। 111 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 देखो क्या कहता है। 888 में, सॉरी माफी चाहूंगा, 111 चैप्टर 8, ठीक है। 111 ये कहता है, कुछ डेफिनेशंस के बारे में हमको बताता है। तो सेक्शन 111, ठीक है, 111 कुछ डेफिनेशंस के बारे में हमको ये बताता है। देखो क्या, कुछ 5 डेफिनेशन बताई है और सारा जो खेल है ना इन डेफिनेशन का ही है। जिसको ये समझ में आ गई तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहली डेफिनेशन जो बताई है वो बता दीजिए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की, कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या होता है। स्टेट यानी कि राज्य। राज्य कौन सा? वो राज्य जो भारत से बाहर है। ये अपना इंडिया है, और इंडिया से बाहर अगर कोई राज्य है तो यहाँ पे जिक्र उसका है। अब इंडिया से बाहर तो कोई राज्य ही नहीं, सारे देश हैं। लेकिन कानून की नजरों में ना हमको स्टेट मान के चलते हैं। या तो आप इसको स्टेट भी बोल सकते हो, आप इसको कंट्री भी बोल सकते हो। लाइक जैसे UAE है, दुबई सुना होगा आपने, अबू धाबी सुना होगा आपने, वो है तो एक स्टेट, उन लोगों ने मिलके कंट्री बनाया है। इसी तरह अमेरिका है, अमेरिका तो एक कंट्री है पर अमेरिका के अंदर 52 स्टेट्स हैं। तो स्टेट में से अगर कुछ लाना है, वहां पे कुछ भेजना है, इसलिए इस डेफिनेशन को यहाँ पे बताया गया है। तो अगर स्टेट का मतलब राज्य। कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब इंडिया का अगर उस स्टेट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट, कैसी संधि हो चुकी है कि भाई अगर हमारे यहाँ से कोई क्राइम करके तुम्हारे यहाँ पे भागता है, छुपता है, तो आप हमारे लिए मदद करोगे उसको ढूंढने में और हमारे तक पहुंचाओगे। और अगर कोई आपका अपराधी हमारे यहाँ पे आके छुप जाता है तो हम आपको पकड़ के उसको आपको सौंप देंगे। या फिर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आप हमारे लिए करोगे और हम आपके लिए करेंगे। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। सभी देशों के साथ में इंडिया का नहीं है, काफी देशों के साथ में है। तो जिस देश के साथ में हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। जैसे अपना विजय माल्या भाग गया भाई चूना लगा के, किस देश में जाके छुपा है, उस देश में जाके अपना एंजॉय कर रहा है। अब उस देश के साथ में भारत का है कॉन्ट्रैक्ट कि अगर हमारा यहाँ का कोई अपराधी आपके यहाँ पे जाके छुप चुका है तो आप उसको हमारे लिए पकड़ोगे। तो फिर हमारी पुलिस को यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, उनकी पुलिस उसको पकड़ेगी और इंडिया को सौंप देगी। लेकिन अगर उस देश के साथ में हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, अब विजय माल्या जिस देश में उसके साथ में हमारा कोई कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं है, तब ऐसे वो लोग क्यों हमारे लिए काम करेंगे। और अगर वैसा ही उनका कोई अपराधी हमारे यहाँ पे आ जाता है और हमारे साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो हम क्यों उनके लिए काम करेंगे। भाई हमारे देश में तो उसने कोई क्राइम नहीं किया ना। तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब समझे, जिसके साथ हमारी संधि हो चुकी है। जैसे गैंगस्टर था गोल्डी बराड़, जिसको इसने सिद्धू मूसेवाले का जो मर्डर केस में अभी कनाडा में छुपा हुआ था, अब वो है हमारे लिए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। तो उस वहां की पुलिस ने गोल्डी बराड़ को पकड़ा, ढूंढा और फिर भारत को सौंपने के लिए। समझ में आई बात, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। सेकंड डेफिनेशन बता दी इसके अंदर, आइडेंटिफाई की। आइडेंटिफाइंग मतलब पहचान करना, उस प्रॉपर्टी की पहचान करना है, उस बंदे की पहचान करना, क्या ये वही है या फिर नहीं है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। और इसके बाद फिर डेफिनेशन बता दी प्रोसीड ऑफ क्राइम की। भाई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी कि आय से, क्राइम से प्राप्त आय के बारे में बताता है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, क्या वो प्रॉपर्टी क्राइम करके प्राप्त की गई है। क्राइम करके जैसे देखो किसी ने किसी को मार दिया और मारने के बाद फिर 20 लाख में सुपारी ले रखी थी, तो जो 20 लाख रुपया है
क्या वो क्राइम की दुनिया से प्राप्त किया हुआ है, उस चीज की जांच करना। किसी के पास में गाड़ी है तो क्या वो गाड़ी चुराई हुई है, क्या वो प्रॉपर्टी क्या है क्राइम से जुड़ी हुई है, तो इस चीज की क्या करना, जो प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, अगर वो हमको क्राइम से प्राप्त हुई है, हम उसको बोलते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कि ये जो पैसे हैं ये 1 नंबर के पैसे नहीं, 2 नंबर के हैं, ब्लैकमेल के पैसे हैं, सॉरी ब्लैक मनी, हम माफी चाहेंगे, ब्लैकमेलिंग भी कह सकते हो कि भैया एक्सटॉर्शन से पैसा कमाया गया है। मेरे यहाँ पे 50 लाख रुपया रखा है, सरकार ने छापा मार दिया, रीजन पूछा, बताइए पैसा कहां से आया, मेरे पास कोई कारण नहीं है, तो फिर कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगी, यही प्रिज्यूम करेगी कि भैया ये जो पैसा है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का हो सकता है, शायद कोई चोरी चकारी है, कोई ब्लैकमेलिंग है, कोई एक्सटॉर्शन है, क्या बोलते हैं उसको, सुपारी किलिंग है, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, उसकी पहचान करना। डी के अंदर बता दिया प्रॉपर्टी के बारे में कि प्रॉपर्टी हम किसको कहते हैं। तो भैया चाहे कोई चल संपत्ति हो चाहे कोई अचल संपत्ति हो, इस सेक्टर के अंदर उसको प्रॉपर्टी माना गया है। गाड़ी है वो भी प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है वो भी प्रॉपर्टी, खेत है वो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मोबाइल है वो भी प्रॉपर्टी, पैसा वो भी प्रॉपर्टी है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं वो भी क्या है प्रॉपर्टी, और जिसको हम नहीं लेके जा सकते वो भी एक प्रॉपर्टी है। इसके बाद बता दिया ट्रेसिंग के बारे में। ट्रेसिंग यानी कि पीछा करना, पहचान करना, उस चीज की पहचानना, ट्रेस करना, क्या ये वही चीज है जो हम ढूंढ रहे थे। यहाँ पे भी हमने आइडेंटिफाई सीखा था, पहचान करना, और ट्रेसिंग मतलब पता लगाना। क्या हम पता लगाएंगे, हम उसको ट्रेस करेंगे, क्या ये वही है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, क्या ये वही प्रॉपर्टी है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। जैसे किसी बाइक में अगर जीपीएस लगा है और वो जीपीएस अगर किसी घर में लोकेशन मिल रही, तो हम ट्रेस करते करते हमने पता लगाया है कि ये चोरी का बाइक किसके घर में मिला है, और जिसके घर में मिला है तो फिर या तो उसने चोरी की है या फिर चोरी हुई प्रॉपर्टी उसने अपने पास में पोजीशन में रखी है। तो चीज विश्वास करने का कारण जो हमने आपको बीएनएस में सिखाया था, बिलीव, रीजन ऑफ बिलीव, वो चीज यहाँ पे आ जाती है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी, आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब सीखते हैं 112। 112 बीएनएसएस भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता कहता है कि अगर किसी आयु को, आयु क्या होता है, 3 बातें बताता है ये सेक्शन। आईओ क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अगर किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगे कि भाई इस मुकदमे को सोल्व करने के लिए या फिर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे को दूसरे देश में इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ेगी, अगर मामला उस देश से जुड़ा है तो, और वो देश हमारे साथ में क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है, यानी कि वहां की पुलिस हमारे लिए वैसे ही काम करेगी जैसे हम अपने इंडिया में करते हैं, और उनके लिए वैसा ही काम करेंगे जैसे हम इंडिया में करते हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है तो। और अगर किसी आईयू को लगे कि मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, एक अच्छी चार्जशीट बनाने के लिए हमको उस कंट्री में क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, तो वो कैसे जाएगा भाई उस देश में। एक केस बताता हूँ, कल ही था मेरे पास में, एक लड़की थी, हस्बैंड वाइफ फ्रांस में रहते थे, और हस्बैंड जो था सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बड़ी पोस्ट पे था, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे गए थे 1 साल के लिए जॉब करने के लिए। तो वहां पे उसने उसके साथ में मार पिटाई किया, उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस किया, और उसने किसी धोखे से उसका टिकट इंडिया का बनवाया और छोड़ दिया, साथ नहीं रख रहा। और फिर वो हस्बैंड जब इंडिया में आया तो फिर इधर अब उसको साथ नहीं रख रहा है। तो अब वहां पे उसके साथ में ऐसा हुआ या नहीं हुआ फ्रांस में, इस बात की तो इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, और वो इन्वेस्टिगेशन फ्रांस में ही होगी, है ना। तो अब अगर कोई आयु है जो उस केस का आयु है, अगर उसको वहां पे जाना हो और या फिर वहां पे इन्वेस्टिगेशन कराने, तो कैसे होगी। तो इसके पहले पॉइंट में बता दिया, आयु या आयु से अगर कोई सीनियर है, वरिष्ठ अधिकारी है, कोई वरिष्ठ सीनियर है, वो क्या करेगा, वो जहां पे, वो जिस थाने में तैनात है, ये उसका पुलिस स्टेशन है, इस पुलिस स्टेशन का जो आयु है और इस एरिया का जो क्रिमिनल कोर्ट है, जो भी क्रिमिनल कोर्ट है, उस क्रिमिनल कोर्ट के न्यायाधीश से क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को फ्रांस में इन्वेस्टिगेशन करनी है। पुलिस स्टेशन किससे, क्रिमिनल कोर्ट से, अपने एरिया के क्रिमिनल कोर्ट से। मान के चलो हरियाणा का मैटर है, हरियाणा में गुड़गांव का मैटर है, तो गुड़गांव के क्रिमिनल कोर्ट से, या फिर अहमदाबाद के क्रिमिनल कोर्ट से, गुड़गांव के क्रिमिनल कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा, एक रिक्वेस्ट लेटर देगा, अनुरोध पत्र बोल देते हैं हिंदी में, कि मेरे को फ्रांस में जाके क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है इस मुकदमे के बारे में। अब ये कोर्ट क्या करेगी, ये क्रिमिनल कोर्ट उसको फ्रांस के अंदर
फ्रांस के अंदर उस एरिया की कोर्ट में, मान के चलो ये वो एरिया था, थोड़ा मैं जूम करके बना देता हूँ, जूम हो, ये एरिया बन गया, ये वाला एरिया ये है, यहाँ पे हुई थी डोमेस्टिक वायलेंस और इस एरिया की कोर्ट है ये, यानी कि ये जो घर है इस कोर्ट के जुडिक्शन एरिया में है। तो अपनी इंडिया की क्रिमिनल कोर्ट एक ऐसे रिक्वेस्ट लेटर इस कोर्ट के पास में भेज देगी कि हमको आपके एरिया में इस टाइम से लेके इस टाइम तक की हमको क्या चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करवानी है। उस इन्वेस्टिगेशन में हमको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, हमको किसी बंदे के बयान चाहिए या कोई रिकॉर्डिंग चाहिए, कोई एविडेंस चाहिए, तो सारी उस रिक्वेस्ट लेटर के अंदर भेज के उस कोर्ट के पास में भेज देगी। और वो है हमारे साथ में क्या कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, उनको करना पड़ेगा ये चीजें, ठीक है। फिर वो कोर्ट क्या करेगी, वो कोर्ट सारी चीजों को जैसे जैसे हमने रिक्वेस्ट लेटर में लिखा है उन चीजों को फॉलो करेगी और हमारे लिए वो सारे सबूत है। किसी के अगर बयान लिए हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हम लेते हैं ना 164 के बयान, आपने पुरानी सीआरपीसी में सीखा होगा, अब नई वाली में सिखाएंगे, तो वैसे उसके बयान लेगी, बयान को नोट करेगी और हमारे लिए चीजों को भेज देगी, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट में बता दिया, क्या बता दिया कि अब ये जो वहां से यहां से जो वो जाएगा, लेटर जाएगा, वो कैसे जाएगा, तो वैसे ही जाएगा जैसे हमारी केंद्र सरकार बताएगी। केंद्र सरकार नोटिफिकेशन से हर कोर्ट को बता देती है, अगर आपको दूसरे देश में अगर कोई रिक्वेस्ट लेटर भेजना है तो आप इस तरीके से भेजेंगे, बाई मेल भेजेंगे या फिर हम वहां की हमारी एम्बेसी को भेजेंगे, हमारी एम्बेसी आगे भेजेंगे, जो भी तरीका बताएगी वो फॉलो किया जाएगा। तीसरी बात बता दी, तीसरी बात ये बता दी कि अब वहां से जो एविडेंस आएंगे, किसी के अगर रिटन बयान आते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई डॉक्यूमेंट आता है, कोई एविडेंस आता है, तो फिर इंडिया में उनको एविडेंस माना जाएगा। ये नहीं कह सकता कि कोई हम इनको सबूत नहीं मानते, दूसरे देश के हैं, तो उसको भारत में सबूत माना जाएगा। तो डेफिनेशन क्लियर हुई। सेकंड पॉइंट में क्या, सॉरी 112 में क्या बताया कि अगर किसी आईयू को दूसरे देश में इन्वेस्टिगेशन करनी है तो पहले वो आईयू अपनी क्रिमिनल कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा या उसका सीनियर, या फिर वो क्या करेगी, उस जगह की, दूसरे देश में उस जगह के एरिया की जो क्रिमिनल कोर्ट होगी उसके पास में रिक्वेस्ट लेटर को भेज देगी। जो हमारी डिमांड है वो रिक्वेस्ट लिस्ट में आ जाएगी और वैसे ही वो कोर्ट क्या करेगी, उसको फॉलो करेगी। कैसे भेजेंगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, और फिर जो वहां से जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको हम एविडेंस मानेंगे, नकार नहीं सकते। अब बता दिया 113 के लिए BNSS 113 बताता है कि अगर मान के चलो दूसरे देश वालों को भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ जाए, तो भाई अगर हमको जरूरत है, अब मान के चलो फ्रांस के अंदर कोई मुकदमा दर्ज हो गया, उन्होंने कहा कि इंडिया में इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो कैसे होगा, तो सेम यही प्रोसीजर वहां पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। दो बातें बताता है। पहली बात तो यही, वो देश क्या करेगा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रिक्वेस्ट लेटर भेजेगा कि हमको तुम्हारे देश में उस जगह पे इन्वेस्टिगेशन करवानी है, उस बंदे के लिए इन्वेस्टिगेशन करवानी है, उसके बयान हमारे लिए भेजो, कोई सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग हमारे लिए भेजो, कोई डॉक्यूमेंट हमारे लिए भेजो, ठीक है। तो सारी चीजें रिक्वेस्ट लेटर में भेज देगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, दो काम करेगी, ए या बी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आते ही पहली चीज तो जिस एरिया में इन्वेस्टिगेशन करनी है उस एरिया की, मान के चलो ये वो एरिया है और इस घर के लिए इन्वेस्टिगेशन है और ये घर जो है वो इस कोर्ट के जुडिक्शन एरिया में आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस रिक्वेस्ट लेटर को फिर कहां भेज, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट उस रिक्वेस्ट लेटर को भेज देगी, उस कोर्ट के पास में भेज देगी, उस क्रिमिनल कोर्ट के पास में या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में भेज देगी कि भाई साहब फ्रांस से हमारे पास लेटर आया है, ये इन्वेस्टिगेशन कराओ, ये इंक्वायरी करवाओ, ये डॉक्यूमेंट जैसे तैसे करके लो और फिर हमको उनको भेजने हैं। इसको ऑर्डर दे सकती है, किसको, क्रिमिनल कोर्ट को या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, या फिर दूसरे पॉइंट में बता दिया पुलिस को, जहां पे इन्वेस्टिगेशन करवानी है उस एरिया का थाना कौन सा है, उस थाने के एसएचओ के पास में उस लेटर को भेज देगी सेंट्रल गवर्नमेंट कि भाई फ्रांस से लेटर आया है और ये इन्वेस्टिगेशन करो, ये सबूत जुटाओ, ये इंक्वायरी करो और ऐसे ऐसे बंदे के बयान लो, हमको भेजने हैं। और फिर ये लोग उसको, कोर्ट है चाहे पुलिस स्टेशन है, उन बयानों को लेके, उन सबूत को इकट्ठा करके, उस इंक्वायरी को इकट्ठा करके, सारी इन्वेस्टिगेशन करके उस सारे बंडल को किसको सौंप देगी, सेकंड पॉइंट में बता दिया, केंद्र सरकार को सौंप देगी। और फिर केंद्र सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार जैसा ठीक समझे वैसा कर ले केंद्र सरकार। अब इन्होंने अपनी ड्यूटी निभा दी, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दिया, ये ले भाई ये बंडल पूरा ले लो, हमने हमारा काम किया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, फ्रांस की सरकार को वो चीजें भेज देगी। दूसरे देश में इन्वेस्टिगेशन करनी है या फिर दूसरे देश वालों को अपने देश में इन्वेस्टिगेशन करनी है, दोनों चीजें समझ में। अब सीखते हैं 114 114 कहता है माय डियर, क्या कहता है
बंदे की जरूरत हो तो। यहाँ पे डेफिनेशन सीखी, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन सीखी, यहाँ से उन लोगों के लिए इन्वेस्टिगेशन हमने सीखी। 114 में अगर हमको इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, हमको बंदा चाहिए, हमको विजय मल्ल्या चाहिए, हमको किसी की गर्दन चाहिए, तब ऐसे में भाई ऐसे में क्या प्रोसीजर होगा? 5 बातें बता दी। पहली चीज तो अगर हमारी क्रिमिनल कोर्ट को, अगर हमारी क्रिमिनल कोर्ट को किसी क्रिमिनल मैटर में ये लगता है कि हमको किसी बंदे की जरूरत है और वो बंदा ऐसे देश में है जो देश हमारे लिए क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, जैसे नेपाल में बैठा है, श्रीलंका में बैठा है, ये हमारे लिए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है। कोर्ट को लगा कि नहीं, किसी सबूत की जरूरत नहीं है, बंदे की ही जरूरत है, जैसे मैंने बताया था ना गोल्डी ब्राड वाला, नहीं भाई नहीं, बंदे को ही हाजिर करो इंडिया में। तब ऐसे में अगर मैटर क्रिमिनल है तो सिविल में नहीं, ठीक है, अगर क्रिमिनल मैटर है तब हमारी कोर्ट क्या करेगी, उस देश के पास में, उस दूसरे देश के पास में रिक्वेस्ट लेटर भेज देगी, नहीं वारंट भेज देगी, और वारंट की 2 कॉपियां भेज देगी कि हमको तुम्हारे देश में कैसा ऐसा बंदा है उसको गिरफ्तार करो और हमारे लिए भेज दो। कोर्ट को जरूरत है क्रिमिनल मैटर में तो उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के पास में वारंट की 2 कॉपियां भेज देगी और वो रीजन भी बता देगी कि इसको हमको गिरफ्तार क्यों करना है और गिरफ्तार करके हमारे लिए भेजो। दूसरी बात बता दी, अगर यही जरूरत पुलिस को हो तो पुलिस को लगा यार फ्रांस में बंदा बैठा है उसको अरेस्ट करना है, जब तक उसको अरेस्ट नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तब ऐसे में या तो कोर्ट को गिरफ्तार करना था, यहाँ पे अगर पुलिस को करना है तो फिर पुलिस क्या करेगी, वही अपने एरिया की क्रिमिनल कोर्ट के पास में रिक्वेस्ट लेटर भेजेगी कि साहब ऐसे ऐसे बंदे को अरेस्ट करना है। फिर वो कोर्ट पहले पॉइंट के तहत में उसके पास उस देश में या तो 2 सम्मन की कॉपियां या फिर 2 वारंट की कॉपियां भेज देगी। खुद को चाहिए तो डायरेक्ट 2 वारंट की कॉपियां, और पुलिस को चाहिए पुलिस पहले कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा अपने एरिया की, फिर वो कोर्ट वैसे ही जैसे हमने 112 में सीखा था उस देश की उस कोर्ट के पास में जहां पे बंदा उस एरिया की कोर्ट के पास में क्या कर देगा, उस रिक्वेस्ट लेटर को भेज देगा। कौन से को, या तो 2 सम्मन की कॉपियां या 2 वारंट की कॉपियां कि ऐसे ऐसे बंदे को गिरफ्तार करो। थर्ड पॉइंट में बता दिया भाई, अगर ऐसी गिरफ्तारी दूसरे देश वालों को अपने देश में चाहिए तो मान के चलो फ्रांस से भी एक ऐसा लेटर आ गया कि भाई एक काम करो हमारे लिए भी एक बंदे को गिरफ्तार करो जो तुम्हारे इंडिया में छिपा हुआ है। फिर इंडिया के अंदर जैसे ही वो रिक्वेस्ट लेटर आएगा, यानी कि वो जो वारंट की जो कॉपियां आएंगी, फिर कोर्ट उसको वैसे ही फॉलो करवाएगा, मान के चलो जैसे खुद के लिए उसको गिरफ्तार करवा रही है। मान के चलो मेरी एरिया की कोर्ट में आ गया फ्रांस से लेटर कि आपके एरिया में ऐसा ऐसा बंदा उसको गिरफ्तार करो, तो फिर वो जो कोर्ट है उस वारंट को वैसे ही क्या करवाएगी, इशू करवाएगी, वैसे ही उसके ऊपर काम करेगी। मान के चलो वो कोर्ट खुद के लिए उस बंदे को गिरफ्तार करवा रही है। चौथी बात बता दी भाई, लेकिन जिस बंदे की गर्दन चाहिए दूसरे देश वालों को, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट वालों को, और वो बंदा जेल में बंद हो तो फ्रांस से लेटर आया, कनाडा से लेटर आया, ये किस नाम का बंदा है उसको गिरफ्तार करो, तो भैया वो तो ऑलरेडी हमारे 2 साल से हमारी जेल में बंद है, हमारी सेंट्रल जेल में बंद है। तो वैसे में तो फिर अगर उसको उस देश के पास में भेजना हो तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ शर्तें बता सकती है, टर्म एंड कंडीशन रख सकती है उस देश के साथ में जिसने मंगवाया है, उसको कोई भी टर्म एंड कंडीशन बता सकती है कि हम इसको आपको सौंप देंगे, बदले में आपको इतना जुर्माना देना पड़ेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा, या फिर अगर कोई और चीज है, कोई भी शर्त रख सकती है। और अगर ये देश शर्त मानेगा तब जो बंदा ऑलरेडी हमारी जेल में, हम उसको उस देश के लिए भेज देंगे। और अगर यही चीज हमको चाहिए तो फ्रांस से हमको कोई बंदा चाहिए और वहां पे अगर कोई बंदा जेल में बंद हो तो कनाडा में चाहिए, कोई भी देश, नेपाल में चाहिए, श्रीलंका में चाहिए, जिसके साथ में हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। अगर हमसे वहां से कोई बंदा चाहिए तो, और वो बंदा वहां की जेल में है तब, तो वो लोग भी क्या करेंगे, अपने टर्म एंड कंडीशन बताएंगे कि मोदी जी ये टर्म एंड कंडीशन है। समझ बात? तो भैया डेफिनेशन में 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट हम किसको कहते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं, फिर प्रोसीड ऑफ क्राइम हम किसको कहते हैं, प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, और फिर ट्रेसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। 112 में अगर किसी आईयू को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी किसी पुलिस वाले को दूसरे देश में इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो चीज हम सीख चुके हैं। अगर दूसरे देश वालों को अपने देश में इन्वेस्टिगेशन करवानी, वो चीज हम सीख चुके हैं। और 114 में हमने क्या सीखा, अब इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी, अब बंदा ही चाहिए,
कोर्ट को चाहिएगा तो 2 वारंट की कॉपियां उस देश को भेज देगी। पुलिस को चाहिए तो पहले रिक्वेस्ट लेटर भेजेगी कोर्ट के पास में। क्रिमिनल कोर्ट क्या करेगी, फिर उस देश को 2 समन की कॉपियां, 2 वारंट की कॉपियां भेज देगी, रीजन बता देगी। अगर उन लोगों को अपने इंडिया में चाहिए तो वैसे ही वारंट की कॉपियां भेज देंगे। और 4th पॉइंट में, अगर उन लोगों को कोई ऐसा बंदा चाहिए जो हमारी जेल में बंद है तो हम टर्म एंड कंडीशन देंगे, ले जाओ ये टर्म एंड कंडीशन हमारी मानो। और अगर हमको चाहिए तो फिर वो लोग अपनी टर्म एंड कंडीशन बताएंगे। वो कहते हैं ना, जिसको गरज है ना भाई, है ना, उसको टर्म एंड कंडीशन माननी पड़ेगी। अब सीखते 115 बता दिया